अरे बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ भागी जा रही हो? सावित्री देवी ने रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर पूछा। माँ जी, आज स्कूल में निरीक्षण है। देर हो जाएगी तो नौकरी पर असर पड़ेगा। खाना बना दिया है, बच्चों का टिफिन भी तैयार है। बस एक काम रह गया है। अमित, प्लीज आंगन में धुले कपड़े फैला देना। इतना कहकर नेहा जल्दी जल्दी चप्पल पहनकर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही सावित्री देवी का चेहरा तमतमा उठा। वाह रे जमाने, अब मर्द कपड़े सुखाएंगे। हमारे ज़माने में तो औरतें बुखार में भी चूल्हा जलाती थी। अमित ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने लगा। तभी माँ फिर बोली, शर्म नहीं आती? पूरा मोहल्ला देखेगा कि मेरी बहू तुझे औरतों वाले काम करवा रही है। अमित मुस्कुराया। माँ, मोहल्ला मेरी रोटी नहीं देता, मेरी पत्नी देती है। ये सुनते ही सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मतलब अब बीबी के टुकड़ों पर पल रहा है। अमित का हाथ एक पल को रुक गया। उसने धीरे से कहा, नहीं माँ, उसके भरोसे जी रहा हूँ। सावित्री देवी कुछ समझ नहीं पाई। उन्हें सिर्फ इतना दिख रहा था कि उनका बेटा छत पर कपड़े फैला रहा है और सामने वाले मकानों की औरतें देख रही हैं। दोपहर तक पूरे मोहल्ले में बातें फैल गई। देखा, अमित को बीबी ने नौकर बना रखा है। आज कपड़े सुखा रहा है, कल झाड़ू लगाएगा। हर ताना अमित के कानों तक पहुंच रहा था, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। उस रात नेहा घर लौटी तो बेहद थकी हुई थी, पैरों में सूजन थी। फिर भी उसने सबसे पहले रसोई संभाली। अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज खाना मैं बनाऊंगा। नेहा हंस पड़ी। तुमसे रोटी गोल नहीं बनेगी। अमित बोला, कोई बात नहीं, प्यार गोल होना चाहिए, रोटी नहीं। दोनों हंस पड़े, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी सावित्री देवी को ये हंसी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा बदल गया है। कुछ दिन बाद अचानक सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, दिल कमज़ोर है, कुछ दिन पूरा आराम करना होगा। अब घर की सारी जिम्मेदारी अमित पर आ गई। सुबह माँ की दवा, बच्चों को तैयार करना, नेहा का टिफिन, घर की सफाई, खाना और फिर अस्पताल के चक्कर। रात को वह इतना थक जाता कि कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाता। एक दिन अस्पताल में सावित्री देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा उनका बेटा फर्श पर बैठा उनके पैर दबा रहा था। रात के 2 बज रहे थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, कपड़े बिखरे हुए थे, हाथों में बर्तन धोने से पड़े सफ़ेद निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सावित्री देवी की आंखें भर आई। धीरे से बोली, बेटा बहुत थक गया होगा। अमित मुस्कुरा दिया। माँ, जब आप बचपन में पूरी रात मेरे बुखार में जागती थी, तब भी तो थकती होंगी। सावित्री देवी कुछ बोल नहीं पाई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। घर लौटने के बाद उन्होंने पहली बार नेहा को गौर से देखा। सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल जाना, वापस आकर खाना बनाना, रात तक सबकी ज़रूरतें पूरी करना, और चेहरे पर कभी शिकायत नहीं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, जिस काम को वे औरत का काम कहती थी, वह काम नहीं, रोज का संघर्ष था। अगली सुबह मोहल्ले की औरतें दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही थी। तभी उन्होंने देखा सावित्री देवी खुद छत पर कपड़े फैला रही थी। सब हैरान रह गए। एक औरत ने हंसकर पूछा, अरे भाभी, आज बहू ने आपको भी काम पर लगा दिया क्या? सावित्री देवी मुस्कुराई, फिर इतनी ऊंची आवाज़ में बोली कि पूरा मोहल्ला सुन सके, नहीं बहन, आज मुझे समझ आया है कि घर किसी एक का नहीं होता। जिस घर में बेटा माँ का सहारा बन सकता है, वही पति पत्नी का भी सहारा बन सकता है। कपड़े सुखाने से कोई मर्द छोटा नहीं हो जाता, लेकिन पत्नी को अकेला छोड़ देने से इंसान जरूर छोटा हो जाता है। पूरा मोहल्ला एकदम शांत हो गया। अमित दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। नेहा भी स्कूल जाने के लिए निकल रही थी। सावित्री देवी उसके पास गई। पहली बार उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू,
आज से ये मत कहना कि अमित मेरी मदद करता है, कहना वह अपना घर संभालता है। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए। सावित्री देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उस दिन पहली बार उस घर में किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया था। सबने सिर्फ अपना अपना फर्ज निभाया था। याद रखिए, जिस घर में काम बांटे जाते हैं वहाँ रिश्ते नहीं टूटते, और जिस घर में सिर्फ जिम्मेदारियाँ औरत के हिस्से आती है वहाँ धीरे धीरे उसकी मुस्कान मर जाती है। पति का पत्नी का हाथ बटाना उसकी मर्दानगी कम नहीं करता, बल्कि उसके चरित्र की ऊंचाई बता देता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।